वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज़ कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो आज हम करने वाले हैं 2017 एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2017 का पेपर और उसके पहले 5 क्वेश्चन। इससे पहले हम कर चुके हैं 2018 और 2019 एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर फुली एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये चैनल आपके बहुत ही हेल्प करने वाला है एस्टेट के लिए, क्योंकि एस्टेट डिक्लेयर हो चुका है, दिसंबर में होगा। तो पीछे वाली वीडियोस को बार बार देखते रहें क्योंकि फुली डिटेल से करवा रखा है। और आज आप खुद देखोगे कि पीछे के सिर्फ 2 पेपर कराए हैं और वो कितना हेल्प करेंगे इस 2017 के पेपर में। ठीक है, क्योंकि टॉपिक जो है रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो साथ साथ हम पीछे वाले क्वेश्चन भी देखेंगे कि आगे का जो क्वेश्चन आया है, अभी वैसे तो 17 का पहले हुआ, 19 का बाद में हुआ, लेकिन कैसे लिंक कर रहे हैं दोनों पेपर एक दूसरे के साथ। चलिए करते हैं शुरू आज का पहला क्वेश्चन। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन करता है। आज वाली वीडियो भी कई दिन हो गए, कई दिनों के बाद वीडियो आई है। ठीक है, देखो 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए माइनर, एक बंदा है ए जो कि क्या है, अवयस्क है, 18 साल का नहीं हुआ है। टेक ए लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बी से उसने 10,000 रुपये का लोन ले लिया ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, यानी कि 18 साल से पहले ही उसने अपनी अवयस्कता में उसने लोन ले लिया। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, जैसे ही वो ये उसकी मेजोरिटी आई, ही अप्लाइज टू बी फॉर ए फर्दर लोन ऑफ ₹10,000, उसने 10,000 रुपये का और लोन ले लिया। बी गिव्स दिस लोन, बी ने लोन दे दिया एंड ऑब्टेन्स फ्रॉम ए कंबाइंड प्रोमिसरी नोट ऑफ ₹20,000 फॉर द 2 लोन्स। और ए ने क्या करा, वचन पत्र प्राप्त कर लिया, संयुक्त वचन पत्र दोनों के लिए, 10,000 वो 10,000 वो, टोटल 20,000 के लिए उसने संयुक्त वचन पत्र ले लिया। दिस विल बी टेकन एज ए, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट है न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है वॉइड एग्रीमेंट, थर्ड है इलीगल एग्रीमेंट, फोर्थ है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे जो है ना, इन सब का मीनिंग हमने पढ़ा है अपने 2018 वाले पेपर में। ठीक है, तो एक बार चलते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या है। हमारा क्वेश्चन था 2018 में 136 क्वेश्चन। ए डैश डिक्लेयर्स दैट एनी एक्ट कॉन्ट्रेरी और इन एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के दायरे के बाहर किया गया काम विल बी नल एंड वॉइड एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। यह कंपनी के ऊपर बाध्य नहीं है और बिल्कुल ही शून्य है, अमान्यकारी है। ठीक है, उसका कोई अता पता ही नहीं होगा। तो ये किस में आता है, ये आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में। ठीक है, अगर कंपनी के दायरे के अंदर काम किया जाए, कंपनी के नियम और कानून जो अपनाए गए उनके अंदर काम किया जाएगा तो इंट्रा वायरस में, बाहर किया जाएगा तो अल्ट्रा वायरस में। ठीक है, ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर किया गया कोई काम क्या हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसके जो अदर ऑप्शन आए थे ना, अदर ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन क्या था हमारा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनानी है 2 पार्टीज़ के बीच में, लेकिन कंडीशंस ऐसी आ गई कि उन्हें वो निभाना पड़ा। जैसे कि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा बॉय ने क्या करा, डिलीवरी मेरे घर देने के बजाय पड़ोस में एक आंटी के घर दे के चला गया। अब उन आंटी ने क्या करा, उन आंटी ने खा लिया, पिज़्ज़ा दे के गया तो खा लिया। अब जब 2 घंटे मैंने वेट किया, नहीं आया पिज़्ज़ा, तो आगे जो फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हमारा पिज़्ज़ा बॉय तो दे चुका है, आपकी डिलीवरी दे चुका है। लेकिन जब उससे पूछा तो उसने बताया कि अरे नहीं, वो तो पड़ोस में चला गया। तो पड़ोस वाली आंटी के पास जाके बोला कि आंटी आपको ऐसे से पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, अब उन आंटी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उन्होंने वो पिज़्ज़ा खाया है तो वो उसकी पेमेंट करे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन यहाँ पे अब बन गया। अब पेमेंट कौन करेगा, वो आंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन गया, आंटी के बीच में, पिज़्ज़ा बॉय के बीच में। ठीक है, ये होते हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और अनुबंध। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट और सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ नॉट ए रियल कॉन्ट्रैक्ट, इट इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उन दोनों को वो निभाना पड़ा। सेकेंड ऑप्शन में था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे ला मान्यता ही नहीं देता। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, शून्य। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो जाते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जो कि ला जिसको प्रेफर ही नहीं करता है, तो वो शुरू से ही जीरो हो जाएंगे। लेकिन सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
आर नॉट नेसेसरीली इलीगल, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इलीगल हो। जैसे दो वयस्क मिलकर अगर एग्रीमेंट करती है तो वो क्या हो जाएगा, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो, कि वो गलत काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो वर्ड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बिल्कुल ही। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन से दे, इसे ला मान्यता ही नहीं देता। जैसे देखिए आप, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए ड्रग डीलर एंड ए सेलर, ड्रग की तो खरीद बेच, ठीक है, बाय परचेज करना बिल्कुल ही इलीगल है, तो ये शुरू से ही क्या हो जाएगा, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इलीगल तो है ही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई ए ने लोन लिया, जब वो अवयस्क था बी से, बी ने दे दिया 10,000 का, और वयस्क होने के बाद उसने 10,000 का लोन फिर से ले लिया, और बी ने क्या करा, दोनों 20,000 का संयुक्त वचन पत्र ले लिया उससे। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, यानी कि ऐसे तो वो मिला जिसको अनुमति दे देता है, ठीक है, लेकिन अगर चाहे ना, तो अगर किसी की असहमति से ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जैसे ए और बी दोनों की सहमति जरूरी है, अगर किसी भी एक की असहमति से बनाया गया है, तो जब एक बंदा चाहे तो उसे रद्द कर सकता है, ये होता है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, यानी कि दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो इट इज कंसिडर्ड ए वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में बी रिजेक्टेड एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, पार्टी में से अगर एक बंदा चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, मैनेजमेंट रोल अप्रोच डेवलप्ड बाय। मैनेजमेंट रोल अप्रोच जो है वो यानी कि प्रबंधकीय भूमिकाएं। मैनेजमेंट रोल अप्रोच का हिंदी मीनिंग क्या है, प्रबंधकीय भूमिकाएं। प्रबंधकीय भूमिकाएं ये किसने डेवलप करी, ये करी हेनरी मिंजबर्ग ने, हेनरी मिंजबर्ग ने। अब जिसने पहले वाली वीडियोस देख रखे, देखो मैंने लिखा भी है, 2019 में 103 क्वेश्चन है ये स्टेट का। अब देखिए वहाँ पे क्वेश्चन पूछा कैसे गया था, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल गिवन बाय हेनरी मिंजबर्ग। यानी कि इन्होंने क्या बताया, मैनेजरियल रोल किसने दिया, हेनरी मिंजबर्ग ने। अब इसी क्वेश्चन में से हमारा ये जो 2017 का क्वेश्चन है कि मैनेजरियल रोल अप्रोच किसने दी, हेनरी मिंजबर्ग ने। यहाँ क्वेश्चन था कि बताओ इसमें से कौन सा मैनेजरियल रोल उसने नहीं दिया है। तो 3 तरह के पढ़े थे, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजन मेकिंग रोल। यहाँ पे हमारे ऑप्शन में था प्लानर, प्लानर नहीं दिया है। इंटरपर्सनल में 3 है, फिगर हेड, लीडर और लेसन, फिगर हेड, लीडर और लेसन। और इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसमिनेटर और स्पोक्समैन। और हमारे डिसीजन मेकिंग में एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। ये 3 हमारे ऑप्शन वहाँ पे थे, फिगर हेड का था, स्पोक्समैन का और नेगोशिएटर का। और प्लानर हमारा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो प्लानर पे टिक कर दिया था। चलते हैं अपने 2017 के पेपर पे। देखिए 2017 में इजी क्वेश्चन पूछा गया, मैनेजरियल रोल अप्रोच किसने दी, हेनरी मिंजबर्ग में। 2019 में क्या पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा रोल जो है वो इसके अप्रोच में नहीं आता है। तो ऐसे ही हम अपने सारे क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप पूरा डिटेल में हमने क्वेश्चन करें, आप पीछे वाली वीडियोस देखिएगा जाके, वहीं से ही क्वेश्चन निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एसेट इज नॉट डेप्रिशिएट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कौन सी एसेट के ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, यानी कि कौन सी ऐसी एसेट है जो समय के साथ घिसती नहीं है, जिसकी वैल्यू कम नहीं होती है। लैंड, फर्नीचर है, फर्नीचर भी वो इसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगता है, बिल्डिंग के ऊपर भी लगता है और मशीनरी के ऊपर भी लगता है। इन सभी में टूट फूट होती रहती है, लेकिन लैंड के ऊपर नहीं टूट फूट होती। नेक्स्ट है, विच वन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ऑफ मैकेंजी सेवन्स फ्रेमवर्क। भी इसमें से कौन सा है 7S फ्रेमवर्क। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से अब जैसे आ सकता है कि भाई 7S फ्रेमवर्क जो है वो किसने दिया, मैकिन्से ने दिया, या फिर मैकिन्से ने कौन सा फ्रेमवर्क दिया, 7S फ्रेमवर्क दिया। इसमें जो ऑप्शन था वो था स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका कौन सा फैक्टर है, स्ट्रक्चर इसका फैक्टर है। अदर ऑप्शन में सर्विस, सेल्स और सोर्सेज, सर्विस भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है और सोर्सेज भी नहीं है। तो ये क्या है, मैकेंजी का 7S मॉडल आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है 7 एलिमेंट्स को दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव गोल्स एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस को लागू करना, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, इन सभी में हेल्प करता है 7S मॉडल। अब 7S में क्या क्या आता है, 7S में ना 3 तो आते हैं हमारे हार्ड एलिमेंट और 4 आते हैं हमारे सॉफ्ट एलिमेंट। तो ये हार्ड एलिमेंट का एक पार्ट है, देखते हैं क्या है पूरा। हमारा क्वेश्चन था कि बताओ इसमें से 7S का कौन सा एलिमेंट है। तो देखो ये स्ट्रक्चर पे हमने टिक करा, स्ट्रक्चर पे करा। हार्ड एलिमेंट 3 है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। कई बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। आंख बंद करके एक बार जोर से बोलिए ताकि आपके कानों में आवाज़ पड़े, और कानों में पड़ी हुई आवाज़ ना माइंड में कई देर तक फिट रहती है।
स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम, स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम। सॉफ्ट एलिमेंट में 4 आ जाएंगे हमारे शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ। शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ। शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ। ठीक है, देखिए ये सारे जो है आपस में लिंक करते हैं सारी ही चीज़ें। मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क है ये हमारा। स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम हार्ड एलिमेंट है, स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। उसके बाद शेयर्ड वैल्यू, स्किल, स्टाइल, स्टाफ। स्किल, स्टाइल, स्टाफ। ठीक है, शेयर्ड वैल्यू, स्किल, स्टाफ ने स्टाइल शेयर किया, कैसे भी करके याद कर सकते हैं ना। स्किल, स्टाफ ने अपना स्टाइल शेयर किया। सॉफ्ट एलिमेंट याद हो गया चारों। स्किल, स्टाफ ने अपना स्टाइल शेयर किया है। ठीक है, और यहाँ से 3 आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम। सिस्टम का स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। सिस्टम का स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ती है। स्किल, स्टाफ ने अपना स्टाइल शेयर किया। ओके, मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क कैसे भी निकल के क्वेश्चन आ सकता है। अब आया कि बताओ इसमें से कौन सा है। अब ऐसे तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। 4 दे देंगे, 4 में से एक हमें चाटना होगा जो सा नहीं है। तो जो है वो याद कर लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द हॉट स्टोव रूल। हॉट स्टोव रूल सबसे पहले तो दिया किसने, ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रीपाउंडेड बाय डगलस मैकग्रेगर ने। डगलस मैकग्रेगर ने दिया है हॉट स्टोव रूल। स्टोव देखा होगा सभी ने, ठीक है, लोहे का बना होता है स्टोव, केरोसिन से जलता है जो। ए साउंड डिसिप्लिनरी सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, यानी कि ये जो इसका रूल है ना जो डगलस मैकग्रेगर ने दिया है, इन्होंने इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बनाया है, एक डिसिप्लिनरी सिस्टम यानी कि अनुशासित प्रणाली विकसित करी है एक हमारे संगठन के अंदर। तो करके बताओ इसमें से कौन सा नहीं आता, उस सिस्टम में कौन सा नहीं आता। नहीं आता इमीडिएसी इन रिट्रेंचमेंट, यानी कि छटने की तात्कालिकता जो है वो इसमें शामिल नहीं होती। फिर इसमें शामिल होता क्या क्या है, शामिल होता क्या क्या है। देखो स्टोव को अपने माइंड में रखो और ये चारों ही याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, देखो एडवांस वार्निंग। स्टोव जब गर्म होता है ना उसको देखते ही पता लग जाता है कि इसको छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, यानी कि ये हमारी क्या है, एडवांस वार्निंग है, जो कि सभी के लिए होती है, सेम होती है। स्टोव को देखते ही क्या हमें एडवांस वार्निंग मिलती है कि अगर इसे छुए तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट एडवांस वार्निंग, यानी कि स्टोव वार्निंग दे रहा है कि अगर हाथ लगाओगे तो जल जाएगा। इसी तरह से ही सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना दिए जाते हैं और हर कर्मचारी को पता होता है, वार्निंग के तौर पे होते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत करा तो उनके साथ उनको ये पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, एडवांस वार्निंग। हॉट स्टोव से आप इसको जोड़ के याद रखिएगा। सेकेंड है इमीडिएसी ऑफ एक्शन। इमीडिएसी ऑफ एक्शन का मतलब क्या, गर्म स्टोव को छुएंगे तो तुरंत हाथ जला देगा। ठीक है, इसी तरह जहाँ पे हमारा डिसिप्लिनरी सिस्टम अनुशासित प्रणाली, सख्त मजबूत अनुशासित प्रणाली है जिस संगठन में, वहाँ पे गलत काम करती तुरंत सजा मिलेगी। इमीडिएसी ऑफ एक्शन, तुरंत सजा मिलेगी। थर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि लगातार, अगर गर्म स्टोव को अब छुएंगे तो भी हाथ जलेगा, 1 घंटे बाद छुएंगे तो भी हाथ जलेगा। अगर स्टोव लगातार जल रहा है, गर्म है, तो उसको जितनी बार छुएंगे उतनी बार हाथ जलेगा। इसी तरह ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई गलती करेगा तो उसे सेम सजा मिलेगी, बार बार मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में क्या है कि अगर स्टोव हाथ जला तो ये नहीं देखता कि वो किसका हाथ जला रहा है, नौकर का, मालिक का, किसी कर्मचारी का। इसी तरह से अगर संगठन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको अगर कोई भी अनफॉलो करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो जो हमारे सज़ा है ना वो सभी के लिए सेम होगी, पेनल्टी सभी के लिए सेम होगी, पर्सन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। से लास्ट वाला दोबारा से देख लीजिए। हॉट स्टोव रूल किसने प्रोपाउंड करा है, डगलस मैकग्रेगर ने करा। इन्होंने एक साउंड डिसिप्लिनरी सिस्टम दिया। क्वेश्चन कैसे भी निकल के आ सकता है ना कि डगलस मैकग्रेगर के हॉट स्टोव रूल में कौन से सिस्टम की बात करी गई है, डिसिप्लिनरी सिस्टम की बात करी गई है, अनुशासन की बात करी गई है। और इसमें क्या शामिल नहीं होता है, इमीडिएसी रिट्रेंचमेंट, छटने की तत्कालिकता कहीं पर भी इसमें शामिल है। 4 ही चीज़ें शामिल है। शामिल वाली चीज़ें याद कर लो तो क्वेश्चन दिक्कत ही नहीं होती, अपने आप ही सब कुछ हो जाना है पेपर में। एडवांस वार्निंग होती है, इमीडिएसी ऑफ एक्शन होती है। स्टोव एडवांस वार्निंग देता है, छुओगे तो जल जाएगा। इमीडिएसी ऑफ एक्शन, हाथ लगाते ही हाथ जल जाएगा। कंसिस्टेंसी, बार बार जलाएगा, बार बार हाथ लगाओगे तो। और इम्पर्सनल है, हाथ जलाते तो देखेगा ही नहीं कि वो किसका हाथ है किसका नहीं।
इसी तरह संगठन में अपने रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से कर्मचारी के लिए एडवांस वार्निंग होती है कि अगर आप इन्हें अनफॉलो करोगे तो आपको ये सज़ा दी जा सकती है। अगर कोई गलत करता है तुरंत सज़ा दी जाएगी। कंसिस्टेंस बार बार सज़ा दी जाएगी अगर एक ही गलती बार बार हो रही है तो। और इम्पर्सनल क्या होती है, कभी भी पर्सन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी बाय शेयरिंग माई वीडियोज़। क्या आपका नेटवर्क जितना है मेरी वीडियोस को शेयर करें। सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो सच्ची में वीडियो बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।